2022 के महासमर में फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी पूरी रणनीति के साथ मैदान में है। ऐसे में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने उत्तराखंड में भी चुनावी कमान संभाल ली है। यूपी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की बैठक ली, संतों का आशीर्वाद लिया, साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। शाह ने देवभूमि में अपना वो चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसकी रणनीति में वो विपक्ष को फंसाने वाले हैं। पहली ही जनसभा में शाह ने अपनी रणनीति की तस्वीर सामने रख दी। शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो वहीं सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास का दावा किया। जनसभा के दौरान अमित शाह ने साफ जता दिया कि बीजेपी आक्रामक तरीके से देवभूमि में चुनावी ताल ठोकेगी। ऐसे में वो तमाम मुद्दे सामने रखे जाएंगे जिनका पहाड़ के विकास, देवभूमि की संस्कृति और जनता के सरोकार से सीधे जुड़ाव है। ऐसे में पहाड़ पर अमित शाह का ये चक्रव्यूह ही सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं अमित शाह के 3 बयान। अभी कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आता है, तुरंत नए कपड़े सिला देते हैं। 5 साल तक कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है, अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड में जो कुछ भी काम बच गया है, हमारे युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है मित्रों, और इस वादे से हम कभी पीछे मुड़कर देख नहीं सकते। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कभी भी उत्तराखंड का भला नहीं कर सकती। उत्तराखंड के अंदर विकास की बयान तभी आई जब संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये उत्तराखंड की जनता ने भारतीय। और ऐसे में अमित शाह के चक्रव्यूह वाली सियासत पर 5 सुलगते सवाल। शाह के चक्रव्यूह में फंसेगा विपक्ष, देवभूमि में चलेगी चाणक्य नीति, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह। शाह की चाल से विपक्ष होगा बेहाल, देवभूमि किसका करेगी कल्याण, ये आम सवाल है। अस्थिरता के आरोपों से कैसे निपटेगी बीजेपी, ये भी अहम सवाल है, क्योंकि देवभूमि में सरकार स्थिरता के साथ कभी नहीं चली, शासन किसी भी पार्टी का रहा हो। और हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़े हैं, हालांकि पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ, नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शादाब शम्स, प्रवक्ता बीजेपी, अमित जोशी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, सूर्यकांत धस्माना जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। शुरुआत सूर्यकांत धस्माना जी आपसे करेंगे, क्योंकि आपने इस राज्य को बनते हुए देखा है, सियासत भी खूब की है, कांग्रेस में अब आप हैं। सवाल इस बात को लेकर, सरकार स्थिर रही नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार अक्सर मिलती रही तमाम पार्टियों को लेकर, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि 85% जो हमने वादे किए थे वो पूरे किए, और एक युवा इंसान के हाथ में यानी कि सीएम धामी के हाथ में नेतृत्व दिया है, और ऐसे में विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। कैसे कांग्रेस निपटेगी, क्योंकि अब 2022 में चुनाव लड़ना है, और आपकी पार्टी की अगर बात की जाए तो विरोधाभास आपस में काफी रहे हैं, न मन मिले न दिल मिले, तो फिर कैसे जाएंगे चुनाव में? राहुल, देखिए, आपने जो बात कही, पहले तो मैं ये सेल्फ स्टाइल्ड जो स्वतः तथाकथित चाणक्य आपने कहा, तो इन चाणक्य जी का जो इतिहास है वो आपको मालूम है। अभी पश्चिम बंगाल ताजा होके आए चाणक्य जी, और चाणक्य जी ने महाराष्ट्र का भी खेल देखा था। चाणक्य जी राजस्थान में भी थे, यही चाणक्य मध्य प्रदेश में भी थे। ये चाणक्य जी जो इनका नाम दिया गया है, ये जनता से 5 सवाल आप कर रहे हैं, 5 सवाल हम इनसे कर रहे हैं जी। कि ये बतावें कि 4.5 साल
उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, मतलब 57 विधायक जब से राज्य बना तब से लेके अब तक ये पहली बार हुआ कि 4 विधानसभाओं में इतना बड़ा बहुमत किसी पार्टी को जनता ने दिया हो। और 57 विधायकों के बहुमत के बाद सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपने क्यों, किस लिए आपने 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए आपको। आप कह रहे हैं हमने युवा चेहरा दे दिया, इससे पहले आपने क्या दिया था? पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से पूरे उत्तराखंड का मखौल पूरे देश में उड़ा। आपके जो मुख्यमंत्री आपने बनाए थे उन्होंने कहा कि 200 साल हम अमेरिका के गुलाम रहे। जींस वाला उनका जो मामला था वो सारा देश जानता है। और उससे पहले जो 4 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस पूरे प्रदेश को पटरी से उतार के रख दिया। आपको मालूम होना चाहिए 100 दिन जब पहला लॉकडाउन हुआ, मुख्यमंत्री एक दिन भी अपने घर से बाहर नहीं निकले, 4 दीवारी में कैद रहे। लोग तड़प तड़प के मर गए, लोग परेशान रहे, ऑक्सीजन के बिना मर गए, लोग बिना वेंटिलेटर के, बिना आईसीयू के मर गए। इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का जो आलम है, आपको बताना चाहता हूं कि आज बेरोजगारी का आलम यह है कि राज्य में जहां हम 2017 में बेरोजगारी को छोड़ के गए थे, 6 गुना बेरोजगारी बढ़ गई। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है लोगों की, माता बहनों की रसोई में मोदी जी ने, मतलब उनको तब तो इस हिसाब से सूर्यकांत धस्माना जी, दलहन महंगा, तिलहन तो आपको कोई किसी मुद्दे की जरूरत नहीं है। आप तो फिर जीते जिताए हैं, आपकी पार्टी तो फिर जीती जिताई है। तो तय कर लीजिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। राहुल इससे परेशान न हो, मुख्यमंत्री जनता तय कर देगी। अभी तो जनता फिलहाल इनसे निजात पाना चाहती है। ठीक है, शादाब शम्सी जवाब दे दीजिए। कम आंक रहे हैं बीजेपी के चाणक्य को जी। शादाब शम्सी, आवाज आ रही है आपको? आप बोलिए, आप जवाब दे दीजिए। शादाब जी आपके पास आए, उससे पहले रुक करते हैं अमित जोशी जी का। अमित जोशी जी, हालांकि आप तो दोनों पार्टियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर है कि स्थिति जो है उत्तराखंड की वो सब जानते हैं, और ऐसे में केंद्र से लेकर 7 बीजेपी को राज्य तक मिल रहा है। अमित शाह पुरजोर तरीके से पहाड़ पर ध्यान दे रहे हैं, पीएम मोदी ध्यान दे रहे हैं, तो कहां वो वैक्यूम बन रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी घुस सकती है? राहुल जी, इस बात को समझना पड़ेगा, अगर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अगर इस उत्तराखंड, इस पहाड़ी प्रदेश पे ध्यान देते तो शायद इस प्रदेश की इतनी दुर्गति नहीं होती। 5 साल पूरे रूप में सत्ता में रहे। इस प्रदेश ने कोरोना का वो दंश झेला है जहां पर लोग ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए, प्लाज्मा के लिए, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए मरते रहे, दर दर भटकते रहे, लेकिन अस्पतालों में वेंटिलेटर सड़ते रहे। उसके साथ साथ आपदा का मुजाहरा देखिए। आज का ही केस बता रहा हूं आपको, आज से 1 दिन पहले अल्मोड़ा जिले के अंदर धौलादेवी में आपदा में रोड न खुलने के कारण प्रशासन रोड नहीं खोल पाया, प्रसूता की मौत फिर से हो गई, बच्ची बच गई, मां की डेथ हो गई। ये रोज की कहानी है इस प्रदेश की। अमित शाह जी आए, यहां पर आने के बाद उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े दावे किए, पता नहीं किस बात का अपना गाल बजा के चले गए। इस प्रदेश को 4 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री देने वाले, इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी को चरम पे ले जाने वाले, इस प्रदेश के अंदर पलायन को चरम पे ले जाने वाले, इस प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के कोई बात नहीं, कोई कंसर्न नहीं लेने वाले, ऐसे लोगों को इस प्रदेश की जनता कैसे माफ करेगी? साहब आप बताइए इस बात को। और आम आदमी पार्टी अपना वैक्यूम, अपना जो स्थान देखती है वो प्रदेश के इन्हीं मुद्दों के बीच में देखती है, प्रदेश के जो युवा हैं उनके मन के अंदर जो आकांक्षा है उसमें देखती है। अब एक बात करूंगा आपको, ये आकर के बात करके चले गए। इन्होंने करा क्या? अमित शाह जी का पूरा दौरा अगर आप देखेंगे तो एक तो उन्होंने पुष्कर सिंह धामी जी की तारीफ करी, अपने दावे गिनाए, और दूसरा विपक्षी पार्टी को कोसा। साथ साथ इनको एक बात बतानी चाहिए ना कि आखिर ये कांग्रेस को कोसते रहे, ये किस कांग्रेस को कोस रहे हैं? ये हरक सिंह रावत जी वाली कांग्रेस को कोस रहे हैं जो 4 दिन पहले, 1 साल पहले या 1 टर्म पहले कांग्रेस में थे और अभी फिर जाने वाले हैं? या फिर ये उस कांग्रेस को कोस रहे हैं जहां पर से आते जाते लोग रहते हैं? जवाब शादाब जी देंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और सूर्यकांत धस्माना को जवाब दे दीजिए आप। शादाब जी, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ है, क्योंकि हम सब ने देखा कि अभी बीते वर्ष में पूरे 4.5 साल में एक भी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हमने 2 बार इनकी जमानतें जब्त कराई, लोकसभा चुनाव में जमानतें जब्त कराई, निकाय चुनाव में जमानतें जब्त कराई, और मुझे लगता है कि इस बार फिर आ जाइए, 2022 में भी इनकी जमानत जब्त करा देंगे। रही बात कांग्रेस की, मुझे तो ताज्जुब होता है, छाछ तो बोले बोले, छल्ले भी बोले जिसमें 72 छेद।
वो प्रश्न उठा रहे हैं जिनके ऊपर प्रदेश की जनता ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, वो प्रश्न उठा रहे हैं जिन लोगों को खुलेआम लोगों ने स्ट्रिंग पे पकड़ा, जिन लोगों को प्रदेश, जो लोग कह रहे थे लूट लो जितना लूटना चाहो उस प्रदेश को हम देखेंगे नहीं, वो प्रश्न उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि 3-3 मुख्यमंत्री बदले इतने बड़े मैंडेट के बाद। इनसे पूछिए, आपके पास तो कोई मैंडेट नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, फिर 5 अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? क्या आपको अपने एक अध्यक्ष के ऊपर भरोसा नहीं था कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष लगाने पड़े? आखिर क्या हो रहा है कांग्रेस में? क्या जूतों में डाल नहीं बढ़ती कांग्रेस में? क्या आपका राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेने की क्षमताओं में नहीं है? आपने कहा हमने क्या किया? अरे हमने इस प्रदेश को दिया। पहले जब ये प्रदेश, जब उत्तराखंड के लिए संघर्ष चल रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रदेश हमें दिया और इस प्रदेश को उसकी स्थायी राजधानी और स्थायी राजधानी के रूप में, ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में हमने गैरसैंण दी, हमने डोबरा चाटी पुल बनाया। शादाब शम्सी, लेकिन ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, कहा जा रहा है तथाकथित चाणक्य कम आका जा रहा है और उदाहरण पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का समझाया जा रहा है। नहीं, चिंता मत कीजिए, 11 पे सिमट के अभी इनको तसल्ली नहीं हुई है, इसलिए हमने इस बार तय किया, इस बार हम कांग्रेस को इकाई पे समेटेंगे, क्योंकि अभी तक वो भूत जो भ्रष्टाचार का है, वो जो झूठ का भूत चढ़ा है, जो नए गांधी जी के 3, राहुल गांधी जी के 3 बंदर बन गए हैं कांग्रेस के नेता, जिन्हें न सच सुनाई देता है, न सच दिखाई देता है, न सच बोल पाते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे प्रदेश के लोगों को ऑल वेदर रोड चढ़ता हुआ दिख रहा है, पूरे प्रदेश के लोगों को पहाड़ ट्रेन चढ़ती हुई दिख रही है, पूरे प्रदेश के लोगों को डोबरा चाटी जैसा पुल। शादाब जी, उमाकांत लखेड़ा जी बीच चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और देवभूमि को बहुत ही नजदीक से देखते हैं क्योंकि वहीं के रहने वाले हैं। उमाकांत लखेड़ा जी, अस्थिरता की बात हमेशा से रही है, केवल एक बार का टर्म कांग्रेस का छोड़ दे, बाकी स्थितियां सबने देखी है। हालांकि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पहुंचते हैं, वो बिगुल फूंक देते हैं कि अब हम किस तरीके से चुनावी मोड में आ गए हैं और किस तरह से हमने रणनीति तैयार कर ली है। इस पूरे परिदृश्य को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या बेरोजगारी का मुद्दा, अस्थिर सरकार या प्रशासन, शासन, ये इन पर बातें होंगी या फिर चुनाव तक जाते जाते मुद्दे और बदल जाएंगे, चेहरों पर लड़ाई होगी, बातें कुछ और होंगी? देखिए, 20-21 साल इस राज्य को बने हुए हो गए। बड़ा कठिन परिस्थितियों वाला राज्य है, भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं और जमीनी हालात इस तरह से हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए या सरकार के लिए निश्चित रूप से इस राज्य को सजाना संवारना बहुत कठिन काम है। और आज 20-21 साल बाद ये कहना कि हमने राज्य बनाया, ये सवाल बहुत ही अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। सवाल ये है कि आपने किस तरह की गवर्नेंस दी, किस तरह का शासन चलाया और जिन मकसद के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए इस राज्य की स्थापना हुई थी, हमारे माता बहनों ने आंदोलन किया उत्तराखंड की, और आज 30 साल 20 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राज्य वहीं खड़ा या उससे भी बदतर हालत में है जब ये राज्य की स्थापना हुई थी। और हालत आम आदमी को ये लग रहा है कि इस राज्य में बदला कुछ नहीं है। आपने लखनऊ से बैठ करके एक गोल पोस्ट, एक पोस्ट ऑफिस जो पहले लखनऊ में होता था वो देहरादून शिफ्ट कर दिया, और वही ब्यूरोक्रेसी। और इस राज्य में 20 साल में एक ही काम बहुत बड़ा हुआ कि इस प्रदेश में नौकरशाही का राज है। पटवारी से लेकर के कानूनगो, तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता नहीं है कि पौड़ी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता नहीं कि तहसील उनका लैंसडाउन का पटवारी और कानूनगो क्या क्या घपले घोटाले जमीन के कर रहे हैं, कहीं कुछ पता नहीं। और ये पूरी तहसील में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत, आप कहीं भी चले जाइए, सब काम भ्रष्टाचार का जो में मुद्दे हैं ये सुलझे नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि ये राज्य बना था, ये राज्य जिस मकसद के लिए बना था और वहां के लोगों की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बना था, मुझे लग रहा है कि वो सवाल जहां के तहां खड़े हैं। और आज विडंबना ये है कि जो पलायन, जो सबसे बड़ी त्रासदी थी, बेसिक है एजुकेशन, जो सबसे बड़ी त्रासदी इस राज्य की थी, वो सवाल जहां के तहां खड़े हैं। और उत्तराखंड के लोग आज की तारीख में राज्य बनने के 20-21 साल बाद भी उत्तराखंड से पलायन कर रहे हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, राज्य बनने के बाद भी। और राज्य बनने के बाद पलायन और तेज हुआ है, सबसे बड़ी विडंबना ये है। और जो गैर उत्तराखंडी लोग हैं, जहां जिनका उत्तराखंड से कोई नाता नहीं है, उनका कोई सरोकार नहीं है, वो अपना भविष्य बनाने के लिए उत्तराखंड जा रहे हैं। ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा में आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। उमाकांत लखेड़ा जी, आपने विस्तार से समझाया हालांकि मुद्दे क्या है और चुनाव तक जाते जाते मुद्दे किस तरीके से गूढ़ हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और फिर लड़ाई किस स्तर पर आ जाती है, सब जानते हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हमें तो बैठे बिठाए मुद्दे
सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से मिल रहा है और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त कांग्रेस के नेता है। आम आदमी पार्टी के नेता वैक्यूम ढूंढ रहे हैं या ये कहें कि उन्हें वैक्यूम मिल चुका है, लेकिन बीजेपी जो कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह पहाड़ पर पहुंचे, उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि उनका और पीएम मोदी का संकल्प देवभूमि को लेकर क्या है, ये जाहिर हो रहा है और आगे भी 2022 में इसी मंशा से वो काम करते रहेंगे, इसीलिए उन्हें वोट दिया जाए। हालांकि ये आकलन वहां की जनता करेगी। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।